2025 के लिए हम लोग एनसीईआरटी आधारित सामाजिक विज्ञान की क्लास करेंगे। आप लोगों के लिए ये मैं बता दूं कि ये क्लास जो है आप लोगों को आपके सीटेट के अंदर में तो काम आएगी ही आएगी, साथ ही साथ आप लोग जब अदर एग्जाम्स दोगे जिसके अंदर में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी आप लोगों को ये कंटेंट काम आएगा। तो इसको अच्छे से देखिए आप लोग लास्ट तक। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए इस क्लास के अंदर में, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए अरेंज किया जा रहा है ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक कदम और आगे बढ़ा सके। तो चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से सभी जगह पे आप इसको शेयर कर देंगे ताकि हम लोग एनर्जेटिक तरीके से जो है फ्रेंड्स क्लास को कंडक्ट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज। कल 8 मार्च को आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स लाइव टेस्ट होने वाली है। आप लोगों को टीचिंग परीक्षा का जो यूट्यूब चैनल है, कल के जो सेशन है उसमें सभी लोगों ने लाइव आना है क्योंकि जैसे ही ये क्लास खत्म होगी सबसे पहले तो आप लोगों को पोल के माध्यम से आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर आया है। पूरा सेशन लाइव देखना है और जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी आप लोगों की उसके तुरंत बाद, ठीक है, जो बच्चे पूरा लाइव देखेंगे उन सभी लोगों के लिए तुरंत बाद एक टेस्ट रहेंगी आप लोगों की। वो टेस्ट आपको देना है और फिर आप लोगों को ये भी बताना है कि उस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आया। ये क्लास वो टेस्ट उन्हीं को मिल पाएंगी जो बच्चा पूरा लाइव देखेगा। तो कल आपने पूरा लाइव देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज के सेशन को। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, एम्फोरा। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, कई सारे बच्चे ये भूल जाते हैं कि एम्फोरा क्या है करके, ठीक है। क्या ये कोई सिक्का है, कोई ये रेड ग्लेस पॉटरी है, ठीक है, लंबा दोनों तरफ हाथ लगा हुआ जा रहा है या छिद्र युक्त बर्तन है, क्या है ये? तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बताऊं एम्फोरा की, तो एम्फोरा जो है आपका ये एक टॉल डबल हैंडल जार है, लंबा एवं दोनों तरफ से हाथ लगा हुआ जार, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है कि इसका इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स ऑयल रखने के लिए और वाइन रखने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो वाइन और तेल रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, इसके अंदर में तेल या फिर वाइन वगैरह जो है वो रखी जाती थी, ठीक है, ग्रीक और रोमन साम्राज्य के समय में, ठीक है। तो इसको एम्फोरा जो है एक जार होता था जिसके दोनों तरफ से हाथ होते थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चलिए तो बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर जो है फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में कर रहे हो, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी। पूरा सेशन देखना है आप लोगों ने, लास्ट में मैं आप लोगों से सवाल भी पूछूंगा, ठीक है। और आज जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसके भी क्वेश्चन कल वाली टेस्ट में आएंगे आप लोगों के, तो पूरा सेशन ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए जो बंजारे होते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रेडर नोमैड्स थे। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अब ये व्यापारी खानाबदोश का मतलब क्या होता है? खानाबदोश का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते हैं। और अगर ये व्यापार की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो इनको व्यापारी खानाबदोश या फिर ट्रेडर नोमैड्स कहा जाता है, ठीक है। तो बंजारे लोग जो है व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। आज भी बंजारे आप लोगों को मिल जाएंगे। एक गाना भी आया था ना, बंजारा मैं बंजारा, ठीक है, कोई एक मूवी का गाना था बंजारा। तो बंजारे का मतलब ये कि भाई एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह कोई ठिकाना नहीं है। तो बंजारे लोग जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसका एक उल्लेख मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने बंजारों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि बंजारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का बहुत अच्छा खासा अनुभव था, ठीक है। तो वो क्या करता था, जो गांव वाले इलाके होते थे वहां से जो अनाज होता था उसको सिटी के मार्केट तक पहुंचाना होता था, है ना, शहरों के मार्केट वाले इलाके के अंदर में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बंजारों की मदद से गांव से सामान को सिटी के मार्केट तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता था। ये भी बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, दोनों के दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इसको ऑप्शन नंबर डी है, याद रखेंगे आप सभी के सभी इसको, ठीक है। बंजारे लोग इंपॉर्टेंट क्या थे? ट्रेडर नोमैड्स थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनका इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स सामान को गांव के जो है गांव से सिटी के मार्केट तक ले जाने के लिए किया था। अच्छा, जो बंजारे हुआ करते थे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, बंजारे जो हुआ करते थे उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, जो क्योंकि ये लोग ग्रुप में जाते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप होता है इनका, इनको इनके ग्रुप को टांडा कहा जाता है, टांडा। अलाउद्दीन खिलजी इन बंजारों के ग्रुप का या टांडा का या बंजारे जो होते थे इन लोगों का इस्तेमाल, ठीक है, ग्रेन को सिटी मार्केट तक ले जाने के लिए करता था, अनाज को जो है शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए करता था। इंपॉर्टेंट है, मुगलों के समय में भी आर्मी तक सामान पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन या फिर जो अलग अलग इलाके हैं, मैदानी इलाके हो जाए, पहाड़ी इलाका हो जाए, कोई भी इलाका पार करके पहुंच जाते थे, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के जो है याद रखना है। बंजारों के ग्रुप को क्या कहा जाता था, सभी लोग लिख देंगे कमेंट में एक बार जल्दी जल्दी से। बंजारों के ग्रुप को क्या कहा जाता था, जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे यहाँ पर में लिख रहे हैं, ठीक है, उनके कमेंट्स को भी यहाँ पर में दिखाया जा सके, ठीक है, ताकि बच्चे जो है अच्छे से मोटिवेट होकर यहाँ पर में कमेंट्स के अंदर में अपने खुद की प्रोग्रेस कर सके। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में आपको पढ़ाता रहूं, तो जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक बच्चा जो है एक एक जगह पे कम से कम शेयर कर देगा इस सेशन को, ठीक है। जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ भी ऊपर कर देंगे, और जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही एनर्जेटिक सेशंस आप लोगों के लिए लिए जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में देखिए, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 साल पहले गांव में रहना प्रारंभ कर दिया था। तो मनुष्य जो इंसान थे वो 8000 साल पहले जो है वो गांव में रहना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो इनके 8000 साल पहले कहां पर में, कौन से इलाके में इनके गांव मिलते हैं या गांव में रहने के सबूत मिलते हैं हमको, ठीक है। ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका सीटेट बेस्ड, सीटेट के अंदर में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, DSSB में भी सेम प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। तो सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां है, ठीक है, वहां पर में आप लोगों को ये मिलते हैं। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी आपको, देखिए ये है हमारा प्यारा सा भारत मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर में पाकिस्तान के अंदर में यहाँ पर में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां है, उसके बीच में इधर वाले इलाकों के अंदर में जो है 8000 साल पहले मनुष्य के रहने के सबूत मिलते हैं हमको। 8000 साल पहले गांव में रहते थे लोग। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला इलाका है ना, वहां पर में ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखना, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास में जो है ये 8000 साल पहले गांव में रहा करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे लोग ये भूल जाएंगे कि 8000 साल पहले कहाँ गांव थे, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में थे, ये याद रखेंगे। ओके नाउ अब देखिए एक और क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि जल का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है, मतलब यहाँ पर में कोई बड़ा सा समुद्र है, मान लीजिए यहाँ पर में भी एक बड़ा सा कोई समुद्र है, और बीच में पानी का कोई एक छोटी सी एक क्षेत्र है, नैरो पैसेज है, जो दोनों को जोड़े हुए है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, ठीक है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जल का एक संकरा भाग, एक छोटा सा भाग जो दो बड़ी बड़ी जल राशियों को जोड़ता है, जैसे यहाँ पर में आप देखिए ये वाला हिस्सा जो है इसको क्या कहा जाएगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का स्ट्रेट या फिर जल संधि, ठीक है, स्ट्रेट या फिर जल संधि कहते हैं इसको। आंसर इसको ऑप्शन नंबर ए है। केवल 60% लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पर में सही, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल संधि हो जाएगा। ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, स्ट्रेट या फिर जल संधि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, स्ट्रेट जल संधि। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जल संधि है जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे होंगे ये जो जल संधि है, ये आपका जो ऊपर में आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर, और नीचे में यहाँ पर में जो प्रशांत महासागर है उनको जोड़ता है, ये इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट। ये है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको जोड़ता है जल्दी बताओ, यह है आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, ठीक है, और यह है आप लोगों का प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है ये बेरिंग स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए तो यहां आप देख सकते हो बेरिंग सी है, ओके, और उसी को बेरिंग स्ट्रेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए यहां पर मैं क्या बोला है, कथन ए और बी, दो कथन आप लोगों को दिए गए हैं, आपको बताना है, ठीक है, कि किस बारे में बात हो रही है। तो दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड, ये जो वेजिटेशन है, ये जो वनस्पतियां है, ये आपके उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। सबसे पहली बात तो कहां पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर में। एक पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है और ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है ना, उसको उत्तरी गोलार्ध या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इस इक्वेटर के नीचे वाला जितना भी उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, 10 20 ऐसा करते जाओगे तो यहाँ पर में 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में, 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच वाला जो एरिया है, ठीक है, नॉर्थ में, वहां पर में ये पाया जाता है, ये ऐसा बोलना है इसका, ठीक है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है, इसको टैगा भी बोलते हैं, ओके। तो किस बारे में बात हो रही है, कौन से वाले वनस्पतियों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर में, यहाँ पर में बात हो रही है आपकी कोनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, शंकुधारी वन के बारे में यहाँ पर में बात हो रही है। देखिए फ्रेंड्स शंकुधारी वन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार है, ठीक है, वो शंकु या क्रिसमस ट्री जो होता है ना उसकी तरह दिखाई देता है, शंकुधारी, ठीक है।
और ये कहां पर में मिलते हैं आप लोगों को, ये वाले फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट? उत्तरी गोलार्ध के 50 से 70 डिग्री जो है लॉन्जिट्यूड जो है आपका, लैटिट्यूड जो है वहां पर में मिलते हैं। ये यहाँ पर में आप देखिए, ठीक है, ये इस एरिया के अंदर में 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच वाला जो इलाका है आपका, इस एरिया के अंदर में आपको ये जंगल मिलेंगे, ठीक है, कोनीफेरस फॉरेस्ट 50 से 70 के बीच में। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ये जो फॉरेस्ट है कोनीफेरस फॉरेस्ट, उनको किस नाम से जाना जाता है? एक और एक्स्ट्रा नाम है इनका जिसके नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हो आप लोग? टैगा बोलते हो, टैगा। तो टैगा जो है फ्रेंड्स, ये कौन से डिग्री से कौन से डिग्री के बीच में पाया जाता है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, मैं देखता हूं कि क्या यहाँ पर में कितने लोग जो है वो मोस्ट एक्यूरेट आंसर लगा पा रहे हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से। ए फॉर आसिफ पूछे सर आपका घर कहाँ पे है? तो मेरा घर जो है वो इंडिया में है, ठीक है, भारत में। देखिए यहाँ पर मैं आप जो है टैगा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 50 से 70 डिग्री नॉर्थ, जितने भी लोगों ने नॉर्थ लगाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ भी लगाना है आपने, 50 से 70 डिग्री नॉर्थ। टैगा को ही कोनीफेरस फॉरेस्ट या कोनीफेरस फॉरेस्ट को ही टैगा बोला जाता है, शंकुधारी वन को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर में जो लकड़ियां होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर में जो पेड़ पाए जाते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, हमेशा हरे भरे रहते हैं। लेकिन इनकी जो लकड़ियां होती है वो सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट वुड एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, ठीक है। नरम कास्ट वाले जो है लकड़ी के सदाबहार पेड़ यहाँ पर में मिलेंगे आपको, लंबे लेकिन नरम लकड़ी के सदाबहार पेड़ यहाँ पर में आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। चलिए ना फ्रेंड, जल्दी जल्दी से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में पढ़ा दिया जाए, तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि मुझे पता चल सके कि यहाँ पर भी जितने बच्चे देख रहे हैं वो कितने लोग हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दे दिया है। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर जरूर कर देंगे आप सभी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, सक्सेस किट का इंतजाम किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी लोगों के लिए। सक्सेस किट 2.0 है, जो पिछले बार सक्सेस किट भेजी थी उससे भी ज्यादा एडवांस लेवल की सक्सेस किट रहने वाली है। जिन भी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, इस सेशन के बाद में भर देना, मैं आपको इस सेशन के बाद में बताऊंगा लास्ट में कि कैसे आपने सक्सेस किट के लिए फॉर्म भरना है, ठीक है, ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके और आपके घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सक्सेस किट मिल जाएंगी। उसमें आपकी OMR शीट रहेंगी जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की लिंक रहेंगी जिससे कि आप जो है मोबाइल में उसको खोल लोगे क्वेश्चन पेपर को, और वहां से गोलों में भर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मोटिवेशनल कोट्स रहेंगे उसके अंदर में, टाइम मैनेजमेंट की शीट रहेंगी उसके अंदर में कि टाइम मैनेज कैसे करना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर में रहेंगी आप लोगों की, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से कर सके। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं सक्सेस किट को पाना, जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर जरूर कर देंगे, ताकि मैं जो है आप लोगों के साथ में वो लिंक शेयर कर सकूं और आप लोग उसको भर सके, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक आपका, निम्नलिखित में से इंडिगो आयोग के फैसले के बारे में क्या गलत है? अब ये इंडिगो आयोग या नील आयोग क्या चीज है, समझिए आप लोग। इंडिगो आयोग या नील आयोग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर में, ठीक है, नील कमीशन की, ठीक है, तो इंडिगो एक मूवमेंट हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। नील विद्रोह, ये नील विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन DSSB में भी आ चुका है और बहुत सारे एग्जाम के अंदर में। 1860 में हुआ था। किसानों से जबरदस्ती नील उगाया जा रहा था, नील किसानों के हित में नहीं था नील को उगाना, तो किसानों ने आंदोलन कर दिया। तो उस आंदोलन को दबाने के लिए एक इंडिगो कमीशन बैठाया गया था, नील आयोग बैठाया गया था। उसने जांच पड़ताल की, उसने क्या माना कि किसको गिल्टी माना उन्होंने, कौन जिम्मेदार थे, ठीक है, इस पूरे विद्रोह के पीछे में? बागान मालिक, क्योंकि बागान मालिकों ने क्या किया था, नील के जो किसान थे उनके साथ में जबरदस्ती जो है वो नील उगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। तो दोषी माना था प्लांटर्स को, प्लांटर मतलब बागान मालिक जो नील उगवा रहे थे किसानों से। घोषणा की गई कि इंडिगो उत्पादन रैयतों के लिए लाभदायक नहीं है। ये डिक्लेयर कर दिया गया कि नील का उत्पादन करना किसानों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, उनको उल्टा नुकसान हो रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप कोई ऐसा काम करोगे जिसमें आपको उल्टा नुकसान हो रहा है, ठीक है, जितना पैसा मिलना चाहिए उससे ज्यादा आपको नुकसान होता जा रहा है, तो आप वो काम नहीं करोगे ना। तो इंडिगो प्रोडक्शन जो है आप लोगों का, ये घोषित कर दिया गया कि रेयोत जो किसान है उनके लिए प्रॉफिट वाला काम नहीं है, इवन उनकी जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है, ठीक है। रेयोत वर आस्क्ड टू डिसकंटिन्यू द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत है, ठीक है। ये क्यों गलत है आपका, ठीक है, ये दोनों सही है। ये क्यों गलत है? क्योंकि रेयोत का मतलब क्या होता है, जल्दी लिखो आप लोग। रेयोत का मतलब होता है किसान, हर बच्चा जल्दी से लिख देगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि रेयोत का मतलब क्या होता है। तो रेयोत का मतलब होता है किसान, ठीक है। तो क्या किसानों को बोला गया कि अभी एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उनका उसको बंद कर दो, अभी से नील उगाना बंद कर दो? नहीं, उनको बोला गया कि भाई अभी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसको पूरा कर दो, अगले बार से मना कर देना।
ठीक है, अगले बार से आप मना कर देना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि उनको डिसकंटिन्यू एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने बोला, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डिसकंटिन्यू या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को मना करने के लिए बोल दिया गया। लेकिन अभी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको उनको बोला कि आप उसको कंटिन्यू करिए और उसको पूरा करके दीजिए। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो अभी चल रहा है उनका, उसको पूरा करने के लिए बोला गया किसानों को। तो यहां पर मैं बोला कि डिसकंटिन्यू करने बोला गया, तो ये गलत वाला पॉइंट था आपका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कमीशन जो है उसने किसको गिल्टी माना था? इंडिगो कमीशन ने किसानों को गिल्टी माना था कि नहीं? प्लांटर्स मतलब बागान मालिकों को गिल्टी माना था। अच्छा, इंडिगो कमीशन ने क्या ये बोला कि रेत रेत के लिए, किसानों के लिए इंडिगो उगाना प्रॉफिटेबल है? नहीं, उन्होंने बोला कि प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है उनके लिए, फायदा नहीं है उसके अंदर में। ठीक है, उनको बोला कि भाई अभी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंटिन्यू करो, फ्यूचर में रिफ्यूज कर देना। ठीक है, ये वाली बातें थी आपकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का। आपको बताना इसका आंसर क्या है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग चाहते हैं कि और ऐसे ही सेशंस होते रहे। ठीक है, जितना जल्दी हम लोग यहाँ पर में 400 प्लस जो है वो क्रॉस करेंगे, उतना जल्दी मैं आप लोगों के साथ में लिंक शेयर कर पाऊंगा। और कल हर एक बच्चे ने लाइव आ जाना है। ठीक है, सारे बच्चे कल लाइव डॉट 4 बजे लाइव आ जाएंगे, क्योंकि लाइव टेस्ट होंगी कल आप लोगों की। ठीक है, जल्दी बताइए यहाँ पर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हम्पी। हम्पी के बारे में कौन सा वाला पॉइंट सही है? तो देखिए, हम्पी जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को कर्नाटक के अंदर में एक शहर मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक में ये कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पर स्थित है। अब जो है कृष्णा तुंगभद्रा मतलब क्या? एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी, ठीक है, और एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तो उसका बेसिन का मतलब हो गया उसके बीच वाला एरिया जो है यहाँ पर में लोकेटेड है। ठीक है, हम्पी का इलाका, बिल्कुल हम्पी जो है वो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में, ठीक है, उसका जो एरिया है ना कृष्णा तुंगभद्रा, वहां पर में लोकेटेड है। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, पहला वाला। यहाँ दीवारों के निर्माण में किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। यहाँ पर में जो दीवारें बनाई गई थी ना फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको बता दूं उसके अंदर में आप लोगों का कोई भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, जो हम्पी के अंदर में कई सारे आपको मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं और दीवारें मिलती है, पूरा किलेबंदी किया गया था, लेकिन उसमें कहीं पे भी आपका सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, महानवमी फेस्टिवल यहाँ पर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हम्पी के अंदर में आज भी महानवमी फेस्टिवल, इसका भी आप लोगों को उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने से वहां पर में महानवमी फेस्टिवल, ठीक है, मनाया जाता है। तो महानवमी फेस्टिवल मनाया जाता है, वहां पर में दीवारें जो बनाई गई उसमें कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। उनको इस तरीके से इंटरलॉक किया गया कि वो दीवार मजबूत रहे, एक दूसरे में फंसा दिया गया, कहीं पे भी उन्होंने सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, महानवमी फेस्टिवल यहाँ पर में मनाया जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे पॉइंट सही है हम्पी के बारे में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। तो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन के ऊपर में लोकेटेड है हम्पी। हम्पी एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, कोई भी मोटर या सीमेंट का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया इसकी दीवारें बनाने के लिए। इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, मतलब पत्थरों को आपस में इस तरीके से फंसा दिया गया ताकि वो मजबूत रहे। ठीक है, और यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स महानवमी फेस्टिवल मनाया जाता था। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, किस क्षेत्र के बौद्ध और मुस्लिम दोनों ही, ठीक है, बुद्धिस्ट भी और वहां के मुस्लिम भी दोनों ही, तिब्बत का जो एक राजकीय ग्रंथ है जिसको केसर सागा बोला जाता है, उसको स्थानीय रूप में गाते हैं। केसर सागा कहाँ का जो है फ्रेंड्स राजकीय ग्रंथ है? ये क्वेश्चन अगर आ जाए, केसर सागा कहाँ का राजकीय ग्रंथ है, तो वो तिब्बत का है। एक नंबर आपको यहां पर में मिल जाएगा। ठीक है, केसर सागा तिब्बत का है। तिब्बत से, ठीक है, उसका एक लोकल वर्जन आपको लद्दाख में भी मिलेगा, और लद्दाख के अंदर में केसर सागा का लोकल वर्जन, ठीक है, मतलब उससे मिलता जुलता थोड़ा, ठीक है, बौद्ध और मुसलमान जो है वो लद्दाख के अंदर में भी गाते हैं। अदरवाइज केसर सागा कहाँ का राजकीय ग्रंथ है? ठीक है, तिब्बत का है। और तिब्बत से प्रभावित होकर, ठीक है, इससे पता चलता है कि किस तरीके से लद्दाख में तिब्बत का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, क्योंकि लद्दाख होते हुए लोग, जो मध्य एशिया से व्यापारी है वो तिब्बत जाते थे, फिर तिब्बत से वापस भी लद्दाख होते हुए ही जाते थे वो लोग। तो लद्दाख के अंदर में तिब्बत का प्रभाव देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। ठीक है, ये याद रखना है। तो तिब्बत का केसर सागा जो है वो राजकीय ग्रंथ है। बौद्ध और मुस्लिम दोनों ही जो है फ्रेंड्स क्या करते हैं यहाँ पर में, उसको स्थानीय रूप से गाते हैं लद्दाख के अंदर में, केसर सागा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का है, ट्रांस ह्यूमंस या फिर ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे हर कोई बच्चा, जो भी लोग देख रहे हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और जिन भी बच्चों ने शेयर कर दिया वो बता भी देंगे। और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी सेशन होते रहे। जी हाँ, लद्दाख को जो है फ्रेंड छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिटिल तिब्बत किसको कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो लद्दाख को ही कहा जाता है लिटिल तिब्बत। ठीक है, छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है।
तो ट्रांस ह्यूमंस का मतलब या ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है? देखिए, ऋतु प्रवास का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका कि जब, ठीक है, जो लोग हैं अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ताकि अलग अलग मौसम में, क्योंकि एक मौसम में मान लीजिए कि किसी एक खास इलाके में उनको चारागाह नहीं मिल रहा है, ठीक है, पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं मिल रहा, तो दूसरी जगह चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर, ताकि उनको चारा मिल सके, पशुओं को खिलाया पिलाया जा सके। तो सीजनल जो मूवमेंट होता है लोगों का अपने लाइफ स्टॉक मतलब अपने पशुधन जानवरों के साथ में एक जगह से जब दूसरी जगह जो मूव करते हैं, ठीक है, नए पास्चर्स या नए चारागाह की तलाश में, ताकि जानवरों को खिलाया पिलाया जा सके, ठीक है, उसको आप लोग ऋतु प्रवास बोलते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आता है ऋतु प्रवास आपका। इवन सीटेट के बाद में भी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बहुत सारी जगह पे ये काम आने वाला है, तो इसको याद रखिए आप सभी के सभी। मूवमेंट, सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, विद देयर लाइफ स्टॉक फॉर द सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स, नए चारागाहों की तलाश के अंदर में, ठीक है। केवल 2 लाइक्स दूर है हम लोग पहले माइलस्टोन से, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए आप लोगों का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में हमने आप लोगों को पूरा डू यू नो एनसीईआरटी के डू यू नो प्रोवाइड करवा दिए हैं, ताकि आप लोग अच्छे से, ठीक है, एनसीईआरटी के ऐसे जो छोटे छोटे साइड नोट्स दिए गए उनको भी पढ़ सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाला सही है डैम के बारे में। ओके, नदी पर बांध उस जगह पर बनाया जाता है जहां कोई बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जा सके। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, नदी के ऊपर में बांध आप कहां पर में बनाओगे, ठीक है, पानी यहाँ पर में इकट्ठा किया जा सके। पानी रुकता है क्योंकि बांध बनाने से। इट फॉर्म्स अ रिजर्वायर एंड एज अ वाटर कलेक्ट इट सबमर्ज वास्ट एरिया ऑफ लैंड, क्योंकि देखो बहता हुआ जो पानी है वो क्या करेगा, डैम जो है उसको रोक लेगा, ठीक है, डैम उसको रोक लेगा, तो ये पानी कहीं ना कहीं जमा हो जाएगा, तो बड़े एरिया को क्या करता है, वो डुबा देता है। ये पानी रिजर्वायर जो होता है ना, जो जहां पर में पानी जमा हुआ है, वो बड़े एरिया को डुबा देता है। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो बांध जब बनाया जाता है तो उस जगह पे बनाया जाता है जहां बहुत सारा पानी को इकट्ठा करना की जगह हो, और उसके आस, क्योंकि जहां बांध बनेगा वहां पर में एक जलाशय बन जाता है, ठीक है, और उस जलाशय में बहुत बड़ा क्षेत्र डूब जाता है। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही है। यहाँ पर मैं आपसे ट्रू पूछा था ना, इसी वजह से आप लोगों ने याद रखना कि ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है आप लोगों से, ठीक है। सुमन रानी बोरे के साथ 3 बार सीटेट दिया है, 80, 83 या 84 तक रहते हैं, मुश्किल से कुछ स्ट्रेटेजी। देखिए सुमन रानी जी, इस बार आप पूरे के पूरे सेशंस अच्छे से देख लीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि इस बार सीटेट क्लियर ही नहीं होगा, बल्कि आपका जो है आपको अब टारगेट रखना है 140 प्लस का, ठीक है। आप पूरा अच्छे से सेशन देखिए टीचिंग परीक्षा के साथ में जोड़ के। टीचिंग परीक्षा पूरी जान लगा देगा आप लोगों के जो है बेहतर स्कोर के लिए, ठीक है। तो इस बार बड़ा लक्ष्य रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड सी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। डैम जो है एक ऐसी जगह पे बनाया जाता है नदी के ऊपर में जहां पर में पानी को कलेक्ट किया जा सके। ओके, वहां पर में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, और पानी जमा होने की वजह से, जैसे ये डैम बना है तो इसके इधर साइड में कहीं तो भी बड़ा सा रिजर्वायर बन गया होगा। रिजर्वायर मतलब जहां पर में पानी को स्टोर करके रखा गया है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नाइट इन डेजर्ट्स आर हॉट, रेगिस्तान में रातें गर्म होती है, ठीक है। तो रेगिस्तानी इलाकों के अंदर में जो नाइट्स होती है क्या वो गर्म होती है? सैंड एंड रॉक्स इमिट हीट एंड रेज द टेम्परेचर, ठीक है। रेत और चट्टाने, ठीक है, गर्मी उत्सर्जित करती है और तापमान बढ़ाती है। पहली बात, ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, वो आप लोगों को ये जानना है कि क्या रेगिस्तान के अंदर में जो रातें होती है वो गर्म होती है या ठंडी होती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। अगर ये आप लोगों ने कर लिया तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लोगे। देखिए फ्रेंड्स, आपने एक चीज याद रखनी है, जो डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान, कोई गया है रेगिस्तानी इलाकों के अंदर में, वहां पर में जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, बट जो रातें होती है वो हॉट नहीं होती, कोल्ड होती है, ठंडी होती है। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो रेगिस्तान में रातें गर्म नहीं होती, ठंडी होती है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपका, तो ए गलत है। अब ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे हम लोग। यहां जहां ए को सही बोला है उसको काट दो, ठीक है। यहां पर में भी ए को सही बोला है, काट दो। यहां पर में भी ए को सही बोला है, काट दो, ठीक है। आंसर आप लोगों का आ चुका है। कितने लोगों को लगता है कि आंसर तक हम पहुंच गए? सेकंड वाला पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, इस तरीके से आप लोगों को प्रो बना दूंगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन देखकर एक ऑप्शन पढ़ के बाकी के सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाओगे। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। जो रेगिस्तान में सैंड होती है ना, ठीक है, रेत, और जो चट्टाने होती है वो गर्मी को उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित करती है मतलब जैसे गर्मी इसके ऊपर में पड़ती, अगर गर्मी पड़ी इसके ऊपर में, ठीक है, गर्मी इसके ऊपर में पड़ी तो ये गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देती है, उत्सर्जित कर देती है।
अब दिन में जो है वो तो सूरज होता है गर्मी देने के लिए, ठीक है, गर्मी दे रहा है, गर्मी पड़ी और ये गर्मी को उत्सर्जित करके बाहर फेंक रही है, तो गर्म माहौल बन रहा है। लेकिन मान लो रात में सूरज गायब हो गया, अब ये गर्मी मिल नहीं रही, सारी ऊर्जा जो है उसने फेंक दी बाहर, तो अब तो ठंडा माहौल हो गया ना, अब तो उत्सर्जित करने के लिए, रेडिएट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो रात में रेत और चट्टानों के पास में गर्मी उत्सर्जित करने के लिए गर्मी का सोर्स होता ही नहीं है, सूरज होता ही नहीं वहां पर में कि जो उसको गर्मी प्रदान करे, क्योंकि अपनी जो गर्मी थी उसने तो सारी लुटा दी यहाँ पर में दिन में, ठीक है, दिन में उसने लुटा दी अपनी पूरी गर्मी रेत ने, चट्टान ने। तो रात में क्या होता है, तापमान ड्रास्टिकली गिर जाता है और रेगिस्तान में रात में ठंडी पड़ती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, सैंड और रॉक जो है वो हीट इमिट करती है, ठीक है, जिससे कि दिन में टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जब सैंड और रॉक जो है वो हीट इमिट नहीं कर पाती रात में, तो रात में ठंडी पड़ती है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चंस करना चाहते हो, यही वो पॉइंट्स है, एक एक मार्क आप लोगों को आगे बढ़ाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को केवल सीटेट नहीं बल्कि लाइफ में काम आने वाला है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है ये सेशंस देखकर, ये याद रखिए आप लोग। ओके, चलिए, तो डेजर्ट जो है फ्रेंड्स उसमें दिन बहुत हॉट होते हैं, लेकिन रात जो होती है आप लोगों की वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, वहां पर में फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है रात के अंदर में। पूरा कारण मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये सारी चीजें आप लोगों को फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में पीडीएफ के साथ में मिल जाएंगी। तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे जो है वो आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ते जाइए। देखिए, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है एज पर एनसीईआरटी, बताना है आप लोगों ने। तेहरान, ठीक है, डेलोल इथोपिया, अल जिजिया, ठीक है, जैसलमेर भारत। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान, ठीक है, तो विश्व का सबसे गर्म स्थान जो रिकॉर्ड किया गया है एज पर एनसीईआरटी अल अजीजिया है। ये याद रखना है आप लोगों ने, अल अजीजिया, ये लीबिया के अंदर में मिलेगा आपको। लीबिया की जो राजधानी है त्रिपोली, उसके साउथ में है, ठीक है। तो अल अजीजिया नाम का जो क्षेत्र है सहारा रेगिस्तान में, लीबिया में, वहां पर में जो है फ्रेंड्स आपका 13 सितंबर 1922 में 57.8 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है तापमान वहां पर में रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। तो 57.7 कहीं जगह पे 57.8 मिलता है आप लोगों को। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है आपको मिलेगा अल अजीजिया, ठीक है, लीबिया के अंदर में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है आप लोगों के एग्जाम के अंदर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर में आप लोगों से क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कंडीशंस आर सुटेबल फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, मानवीय बस्तियों के आदर्श बसाव के लिए कौन सी परिस्थिति उपयुक्त है। आप इंसान हो, आपको अगर कहीं पे बसना है तो आप कौन सी वाली चीज देखोगे, जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है, आप कौन सी जगह के ऊपर में बसोगे। आप क्या वहां पर में देखोगे फेवरेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए भाई, मौसम अच्छा हो, मौसम सुहाना हो, तो आप वहां जाके बसोगे। पानी की उपलब्धता होनी चाहिए तभी आप जाके बसोगे, नहीं तो पानी के लिए तरसते रह जाओगे, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उपयुक्त भूमि, ऐसी भूमि होनी चाहिए जहां पर में आप बस सके, सूटेबल लैंड होनी चाहिए, मतलब समतल भूमि हो, ठीक है, जहाँ खेती वगैरह भी की जा सके, अनाज उगाया जा सके। अच्छा, कोई ऐसा है ऐसी जगह पे जाकर बसना चाहेगा जहाँ की भूमि उपजाऊ ना हो, अनुपजाऊ भूमि के इलाके में कोई जाके बसना चाहेगा क्या आप लोगों में से, नहीं ना। अगर आप अनुपजाऊ वाली भूमि में जाके इनफर्टाइल लैंड के ऊपर में जाकर बसोगे तो फिर खाना कहां से खाओगे, खाना कैसे आप लोगों को इकट्ठा करोगे, ठीक है। तो ए बी और सी सही है, इनफर्टाइल लैंड के ऊपर में जाकर कोई नहीं बसना चाहता, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी जो है ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 84% लोगों ने सही आंसर दिया था, ठीक है। ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहिए फ्रेंड्स, एक बार दबा के शेयर मार दीजिए ताकि पूरा का पूरा जो है मोटिवेशन के साथ में, एनर्जी के साथ में आप लोगों को पढ़ा सकूं, ठीक है। एक बार हर एक बच्चा सेशन को शेयर कर देगा। ओके, तो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए आप लोगों के पास में, मतलब कि ऐसी अनुकूल जलवायु, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लैंड सुटेबल होनी चाहिए, एक उपयुक्त भूमि होनी चाहिए जिसका आप इस्तेमाल कर सके, और फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, वहां की उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करिए आप लोग, ठीक है। गुरुजी आपसे पढ़कर सीटीईटी में 121 नंबर है, बस बीपीएससी तैयारी 4 पर 5 महीने बाद आते हैं, तब तक मेरा बीएड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए, आर यादव जी, ठीक है, आपने सीटेट बहुत अच्छे से क्लियर किया है टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है आगे में सारी जो एग्जाम्स है उसको भी आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स 20 अगस्त 2023 का जो क्वेश्चन आया है, इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित अक्षांशों के कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, अगर हम देखें, अगर ये हमारी पृथ्वी मान ले हम लोग इसको, तो जो 0 डिग्री वाला आपका एरिया होता है ना, 0 डिग्री वाला, उसको आप लोग क्या कहते हो, उसको कहते हो आप इक्वेटर। इक्वेटर, उसके ऊपर में 23.5 डिग्री के ऊपर में जो लाइन होती है, 23.5 डिग्री वाली लाइन, ठीक है,
23.5 डिग्री वाली लाइन, उसको बोला जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आर्कटिक सर्कल नहीं बोला जाता, आर्कटिक सर्कल होता है आप लोगों का, ठीक है, आर्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री के ऊपर में, 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, यहां पर मैं 23.5 डिग्री साउथ की, 23.5 डिग्री साउथ वाली जो लाइन है आपकी, साउथ वाली, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोला जाता है। और 66.5 डिग्री साउथ वाली लाइन जो है, 66.5 डिग्री साउथ वाली लाइन है, उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल बोला जाता है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव व्रत, अंटार्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल जो है आप लोगों का वो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ये नहीं होता, तो आंसर ये आपका गलत है पहला, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा जो है आप लोगों की, ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर से जाती है, दक्षिणी गोलार्ध से, बिल्कुल। आप यहां पर में देखिए, ये इक्वेटर के नीचे वाला जितना भी हिस्सा है, ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो मकर रेखा कहां से जा रही है? दक्षिणी गोलार्ध से जा रही है, ये है मकर रेखा आपकी, तो ये बिल्कुल सही है आपका। अंटार्कटिक सर्कल 23.5 डिग्री साउथ में नहीं, अंटार्कटिक सर्कल जो है 23.5 डिग्री साउथ में नहीं है, 66.5 डिग्री साउथ में है, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में तो कर्क मकर रेखा है, तो ये गलत है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू सदर्न हेमिस्फीयर, नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से जाती है, उत्तरी गोलार्ध में से, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। मैं चाहूंगा कि टीम इसको लास्ट में एक बार लगा दीजिए, हम बच्चों से सवाल पूछेंगे इसके ऊपर में कि भाई बताइए कि कौन सा वाला क्यों गलत है, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताना है, ठीक है। इसको भी हम लोग टेस्ट में डाल देंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के। कल आप लोगों की लाइव टेस्ट है, ये याद रखना है, सभी बच्चे कल एग्जैक्ट जो है 4 बजे टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे। जो भी अब तक आपको पढ़ा है, इवन आज जो पढ़ा रहा हूँ उसकी भी कल टेस्ट रहेंगी, और जो बच्चा पूरा लाइव सेशन देखेगा उसको एक लिंक मिलेंगी जिसमें टेस्ट उसने देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये पूरी इमेज आप लोग देख सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ये विषुवत व्रत है आपका 0 डिग्री। उत्तरी जो है ध्रुवीय व्रत, जिसको आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, और दक्षिणी ध्रुवीय व्रत 66.5 डिग्री दक्षिण के अंदर में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आप लोगों का लेयर्स के ऊपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। केवीएस एसएसटी भी टीच कीजिएगा, आई लाइक योर टीचिंग वे, थैंक यू विमोचना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हम लोग जो है केवीएस के लिए एसएसटी की जो क्लासेस है आप लोगों की ऑलरेडी टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर चल रही है, तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं केवीएस के लिए वो भी जुड़ सकते हैं टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, ठीक है। नंबर आप लोगों का चल रहा है नीचे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे ओजोन की, तो ओजोन जो है, ओजोन की परत कहां पर में पाई जाती है? ओजोन की परत पाई जाती है दूसरे नंबर की जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जिसको आप लोग समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हो, ठीक है। तो आप लोगों की एक ही जोड़ी 3 के साथ लगनी है, तो एक ही जोड़ी 3 के साथ यहां नहीं लगी है, ठीक है, एक ही जोड़ी 3 के साथ यहां भी नहीं लगी है, एक ही जोड़ी 3 के साथ यहां भी नहीं लगी है, तो केवल एकमात्र जगह जहां पर में एक ही जोड़ी 3 के साथ में लगी हुई है वो है डी, तो आंसर आ गया आपका। अब रेडियो की जो तरंगे है, ठीक है, जो रेडियो की तरंगे जो आप ऊपर भेजते हो, कौन से वाले लेयर से आके टकराती है वो? तो रेडियो वेव्स जो है वो टकराती है आप लोगों के, ठीक है, थर्मोस्फियर से, ठीक है, थर्मोस्फियर के अंदर में एक आयन मंडल नाम की जगह है, वहां से आके टकराती है, तो बी की जोड़ी 4 के साथ लगनी चाहिए, लगी हुई है बिल्कुल। सारे के सारे मौसम संबंधित घटनाएं हमारे लेयर की, हमारे एटमॉस्फेयर की पहली लेयर के अंदर में कंप्लीट हो जाती है, जहां पर में हम लोग हैं अभी, ये हमारा ट्रोपोस्फियर है, शोभ मंडल। सारी मौसम की घटनाएं, चाहे बादल हो, सब कुछ हो, वो इसी लेयर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर, सी की जोड़ी 1 के साथ लगने वाली है आप लोगों की, तो सी की जोड़ी 1 के साथ में यहाँ पर में देखिए लग चुकी है। थिन एयर, ठीक है, पतली वायु होती है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर के अंदर में, सबसे आखिरी वाली जो लेयर है आप लोगों की वो है एक्सोस्फियर, सबसे ऊपर वाली, ठीक है। तो एक्सोस्फियर के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना, अपनी सबसे पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आज का जो है आप लोगों का सेशन था, ठीक है। और हम लोग, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि कल जो है आप लोगों का 8 मार्च को, ठीक है, कल 8 मार्च को आप लोगों की लाइव टेस्ट है, ठीक है। सभी लोग आ जाएंगे लाइव कल, आप लोग एकदम एग्जैक्ट 4 बजे टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में, ठीक है। 8 मार्च को आप सभी लोगों ने एग्जैक्ट जो है आ जाना है, आप सभी लोगों ने 4 बजे आपकी लाइव टेस्ट होंगी। और लाइव टेस्ट जो है आप लोग देख सकते हो, आप लोगों का स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं लगाया, अभी जाइए सेशन के ऊपर में, सेशन को लाइक कर देंगे और नोटिफाई मी का बटन दबा दीजिएगा आप सभी लोग,
ठीक है, जाकर सेशन पे लाइक करके नोटिफाई मी का बटन दबा देना और वहां लिख भी देना है आप लोगों ने कमेंट में। हर कोई बच्चा अभी जाकर लिख देगा, ठीक है, कि आप लोगों को जो है आप लोगों ने वहां पर मैं लाइक कर दिया है करके सेशन को, और नोटिफाई मी का बटन भी दबा दिया है। महिला दिवस है कल आप लोगों का 8 मार्च को, सारी महिलाओं को समर्पित। और आप सभी, मुझे उम्मीद है कि जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों को जो है फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा जितनी भी अपडेट्स और जो भी सारी चीजें होती है टीचिंग परीक्षा पर वो मिल सके। टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगी कल, ठीक है, ओके जी बिल्कुल। जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है पहले से लेकर अभी चौथे लेक्चर